हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का जो है ना क्लास 10th के बायो का जो है सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना था कि बायोलॉजी होता क्या है ना। बायो का मतलब जनक कौन है, उसके बाद है ना उसको कितने वर्गों में बांटा गया इसके बारे में जाना है ना। उसके बाद वो उसके वर्गों का जो पिता है कौन है इसके बारे में हमने जाना, ठीक है ना। तो अगर आप पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले पहला लेक्चर देखिए ताकि आपका बायोलॉजी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं होगा है ना, आप जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपको जीव विज्ञान के पढ़ने में मजा भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि एक बात जानते हैं दोस्त आप लोग कि जिस चीज के बारे में हमको है ना, जिस चीज के बारे में हमको अध्ययन करना होता है, अगर उसके बारे में हमको पता ही ना रहे तो फिर उसका अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है ना। बात वही हो जाएगी कि अगर जिस लड़के से हमको विवाह करना है ना, और उसके बारे में पता ही नहीं रहे तो बताइए ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जीव विज्ञान के बारे में पता होनी चाहिए कि जीव विज्ञान होता क्या है, इसमें हम क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद इसका जनक कौन है ना। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा जानिए ताकि आपको बायोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाके पहले वीडियो को देखिए, है ना। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन बताया था जीव विज्ञान का। इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं, मेन रूप से हम इस लेक्चर में बात करेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है ना, बायोलॉजी के सिलेबस में। तो अगर क्लास 10th के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में अगर देखा जाए तो हमको कुल मिला के टोटल 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है ना। एक चैप्टर और ऐड कर दिया जाता है उसमें, तो हो जाता है 5 चैप्टर। लेकिन मेन रूप से अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। क्या क्या है देखिए, मतलब 10th जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय क्या क्या है देखिएगा। 10th जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय क्या क्या है देखिए। इसमें टोटल 5 अध्याय है ना। क्या क्या, सबसे पहला जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। पहला अध्याय क्या है, पहला अध्याय आपका जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, ठीक है ना। दूसरा जो अध्याय है, दूसरा अध्याय का नाम है, दूसरा अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो दूसरा अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तीसरा अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा अध्याय जो है हम लोग का पढ़ना, चौथा अध्याय पढ़ना है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, है ना। क्या पढ़ना है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये मेरा क्या अध्याय है, चौथा अध्याय। और लास्ट जो अध्याय है, हालांकि कभी कभी केमिस्ट्री में भी दे देता है, हमारा पर्यावरण, तो कुल मिला के हमको बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत 5 अध्याय का अध्ययन करना है, ठीक है ना। देखिए हम जो चीज पढ़ाएंगे, जैसे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बता दिए, कौन कौन बायोलॉजी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन बताएं।
है ना, उसका जनक बताएं, उसके बाद उसका टाइप बताएं, बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया है ना, 2 वर्गों में हम लोग पढ़े थे, है ना, कौन कौन, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, फिर दोनों के बारे में हम बताए थे, उसके बाद उसके जनक के बारे में बताए थे हम। तो इसी तरह मतलब इसी तरह से पढ़ने का हम लोग को सिलसिला रहेगा। जैसे हम बायोलॉजी के बारे में बताएं तो पूरा बायोलॉजी का बात चल रहा है। अब देखिए बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आज सेकंड वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो पूरा चैप्टर मतलब कौन चैप्टर में हमको क्या चीज के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करें, फिर पहला अध्याय को हम शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से फिर हमारा आगे का जो वीडियो है आता रहेगा और धीरे धीरे हम सब चैप्टर को पढ़ लेंगे। उसी तरह से अगर हम फिजिक्स शुरू करेंगे, है ना, क्लास 10th में जो फिजिक्स के अंतर्गत जो जो चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जान लेंगे, फिजिक्स क्या होता है ना। उसके बाद उसमें आने वाले अध्याय के बारे में जानेंगे, फिर उसको हम सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते चले जाएंगे। और सेम सिलसिला हम लोग का रहेगा केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो आप लोग मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत रह गए, कहीं पे कोई समस्या आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है जी। देखिए तो थोड़ा थोड़ा सा सब चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर में हमको क्या चीज के बारे में स्टडी करना है, क्या चीज के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहला जैव प्रक्रम के बारे में, तो जैव प्रक्रम के बारे में हम जैव प्रक्रम जो अध्याय है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे क्या, हमारे शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसके बदौलत हम जीवित हैं, है ना, हमें जो जीवन है, जिसके बदौलत हमें जीवन बना हुआ है कि नहीं बात। हमारा अगर शरीर कहीं से कट जाता है तो वहां पे रिपेयर हो जाता है ना। तो ये सब जो भी प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे, जैसे में जैव प्रक्रम के अंदर कुछ कुछ प्रक्रिया क्या आएगी, जैसे हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण मतलब क्या, पोषण मतलब अगर मान लीजिए हम लोग छोटा थे, है ना, तो हम लोग का हुआ, हम लोग का विकास हुआ, है ना, और विकास हुआ तो हम धीरे धीरे बड़ा हुए, है ना। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया वो भोजन निभाया। क्योंकि देखिए हमारे शरीर के विकास के लिए, है, हमारे शरीर को क्या, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा के लिए, सबके लिए अगर बात करें तो मेन रूप से भोजन की आवश्यकता है। और भोजन में जो जो चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में विटामिन, है ना, ये सब चीजें जो है उसके मतलब वो सब चीजें हमको आवश्यकता है, और उन सब चीजों से ही हमारा शरीर का विकास होता है कि नहीं बात। तो हम लोग जैव प्रक्रम में पोषण के बारे में जानेंगे। उसके बाद शोषण क्रिया के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर शोषण की क्रिया कैसे चलती है ना। अगर मान लीजिए हम कोई खाना खाएं, ग्लूकोज के रूप में कोशिका में चल गया, तो फिर उससे टूट करके हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। तो शोषण क्रिया में बेसिकली हम जानेंगे कि हमको आखिर में ऊर्जा कैसे मिलता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे शोषण में, ठीक है ना। और उसके बाद हम परिवहन के बारे में जानेंगे कि परिवहन में हम बेसिकली किसके बारे में जानेंगे, दिल के बारे में जानेंगे कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो कैसे ब्लड को पूरे शरीर के अंदर पंप करता है ना, कैसे काम करता है, उसके बारे में पूरा जानेंगे हम। और फिर लास्ट जाके हम फिर उत्सर्जन के बारे में जानेंगे कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम अपने शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। तो मिला जुला के अगर बात करें तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमको, है ना, उन सब चीजों के बारे में स्टडी करना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है जो हमारे शरीर के अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, अभी अगर हम खड़ा हैं तो ऐसा नहीं कि अगर हम खड़ा हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई प्रक्रिया नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे हमारा शरीर, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारा शरीर लगातार ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बात। इसके साथ साथ हमें अभी श्वसन की क्रिया भी चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर श्वसन करना हम बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, श्वसन अगर करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारा कुछ समय में हम क्या निकल लेंगे, है कि नहीं बात, है ना। उसके अलावा अगर हम कोई भोजन अभी किए होंगे, उससे पहले मतलब अभी पढ़ाने से पहले हम कुछ भोजन किए होंगे, कुछ भी खाए होंगे, तो उसका पाचन भी हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना कि हम मतलब कोई शरीर, हम अपने शरीर के कोई अंग को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं भाई तू अभी पाचन ना करो, कुछ देर बाद करना, ऐसा नहीं है। हम भोजन कर लिए, उसके बाद शरीर में ऐसा ऑटोमेटिक व्यवस्था लगा हुआ है कि आप केवल भोजन कर लीजिए, फिर उसका जो मतलब उसका पाचन कैसे करना है, उसमें से क्या क्या चीज को लेना है और क्या क्या चीज को छोड़ना है, वो शरीर खुद डिसाइड कर लेगा, है कि नहीं बात। तो हमारे शरीर अगर मान लीजिए अब अभी खड़ा है तो हमारा क्या है, दिल धड़क रहा है, और दिल धड़क रहा है तो क्या हो रहा है,
मतलब दिल क्या कर रहा है, रक्त को पूरे शरीर में पंप कर रहा है, पूरे शरीर में रक्त का आवागमन चालू है, वो क्रिया चल रही है। जब हम सोए रहते हैं तभी वो प्रक्रिया चलती है कि नहीं बात। तो इस सब प्रक्रियाओं के बारे में हम कहाँ जानेंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे, ठीक है। बाकी नियंत्रण एवं समन्वय में हम कहाँ जानेंगे, कोऑर्डिनेशन, इसमें दिमाग के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। देखिए इसमें दिल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी है ना, जैसे मैं मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम किसी चीज को, गर्म चीज को हम टच करते हैं तो वहां से तुरंत हाथ हट जाता है मेरा, क्योंकि हमको एहसास हो जाता है कि वो चीज क्या है, गर्म है। तो इसका एहसास कैसे होता है, कैसे हमको पता चलता है कि वो चीज गर्म है। तो सूचनाएं जो है ना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, मस्तिष्क को मिलती है, कैसे मिलती है इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है कि नहीं बात, शराब पी लेता है तो देखते हैं कैसे चलता है, डगमगा डगमगा के चलता है कि नहीं चलता है, कभी आगे जाएगा कभी पीछू जाएगा, है कि नहीं बात। तो आखिर में ऐसा क्या होता है, अल्कोहल को ग्रहण करने के बाद, शराब को पीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो डगमगाना शुरू कर देता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे हम, है कि नहीं बात। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं पर, अगर मान लीजिए जा रहे हैं हम और अचानक से कोई चीज आ गया मेरे सामने, तो उसको देख करके तुरंत हम क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, है कि नहीं बात। तो ऐसा क्यों होता है ना, इसके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रेम के बारे में भी जानेंगे कि देखिए हमको कभी कभी इस एज में अगर बात करें तो बहुत से लोगों को प्रेम हो जाता है कि नहीं बात। तो हम ये मतलब इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे कि आखिर में प्रेम कैसे होता है। समझ में आ रहा है ना कि आखिर में प्रेम करवाने के पीछे किसका मतलब रोल है ना। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, उसी का प्रेम करवाने के पीछे रोल रहता है, सबसे बड़ा रोल उसी का है नहीं बात। तो उसके बारे में मतलब पूरा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हमारे शरीर में संवेदनाएं, जैसे मान लीजिए कोई हमको टच किया, हमको एहसास हुआ, तो हमारे शरीर में संवेदनाओं का संचार कैसे होता है, इसके बारे में पूरा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नियंत्रण एवं समन्वय में, समझे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन अर्थात जनन के बारे में। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जैसे अगर बात करें तो पृथ्वी का निर्माण तो बहुत समय पहले हुआ, लगभग कई लाख वर्ष पहले। तो अगर पृथ्वी का निर्माण कई लाख वर्ष पहले हुआ तो, और आपको ये भी पता है कि जो पृथ्वी पर जीव जन्म ले रहा है वो मर भी रहा है ना, जो जन्म ले रहा है वो मर भी रहा है। तो आप लोग कभी ऐसा सोचे होंगे कि आखिर में जब जीव जन्म ले रहा है और मर जा रहा है, तो इतने दिनों से पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना कैसे है, उसके पीछे का क्या वजह है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो रिप्रोडक्शन अर्थात जनन है। क्योंकि जब कोई जीव मरता है तो मरने से पहले वो अपने समान नए जीव को पैदा कर देता है, अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर देता है, और अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, उसके बाद वो मरता है। और इसी प्रक्रिया के तहत आज पृथ्वी पर जीवों का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है, हम लोगों का अस्तित्व बना हुआ है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होती, तो हम लोगों का जो अस्तित्व है, मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर से कब का समाप्त हो चुका होता, है कि नहीं बात। तो हम लोग इसी के हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कोई जीव अपने समान नए जीव को कैसे पैदा करता है ना। इसके बारे में मेन रूप से हम कहाँ पढ़ेंगे, जीव जनन में, रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे साथ साथ हम कुछ रोग के बारे में भी जानेंगे कि हमको है ना, कि अगर हम जनन करते किसी के साथ, है ना, तो किसी के साथ हम संबंध बनाते हैं तो उस समय हमको क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए, है कि नहीं बात। हमको कौन कौन सा रोग हो सकता है कि नहीं। और इसके साथ साथ हम जनसंख्या जो जनन के बदौलत लगातार बढ़ रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे कि आखिर में जनसंख्या को कैसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अनुवांशिकता एवं जैव विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अनुवांशिकता मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कभी कभी आप लोग अपने घर के आसपास या अपने घर में ही ऐसा कहते सुने होंगे कि जो है ना, ये फलना जो है ना अपनी मम्मी पर गई है या अपने पिताजी पर गए हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो उस व्यक्ति में वो जो बच्चा है, उस बच्चा में या तो मम्मी का गुण आ गया या तो पापा का गुण आ गया। अगर उसके अंदर कुछ पापा का गुण पापा का जो गुण आ जाता है तो कहा जाता है कि अपने पापा पर गई है।
मम्मी पे गुना आता है तो कहते हैं कि अपन मम्मी पे गई है कि नहीं बात। तो आखिर में ये जो मतलब जो लक्षण जो ट्रांसफर हुआ उनके पापा से उसमें कैसे ट्रांसफर हो गया, या फिर उनके मम्मी से उसमें कैसे ट्रांसफर हुआ, जो लक्षण का ट्रांसमिशन है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो किस प्रकार से होता है, कौन करता है लक्षण का ट्रांसमिशन, उसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। इसका खोज कौन किया, है कि नहीं बात। कैसे पता चला कि आखिर में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है ना। तो इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे आनुवंशिकता में। और जैव विकास में हम जानेंगे कि आखिर में जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर अलग अलग प्रजाति का बहुत सारा जीव है, वो सबका विकास कैसे हुआ, है ना। अलग अलग आज देखिए पृथ्वी पर आज बहुत सारा प्रजातियां हैं जीवों का, है कि नहीं बात। तो आखिर में इतना प्रकार का प्रजाति कैसे बना पृथ्वी पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। बाकी डिटेल में हम जानेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में एक चैप्टर है विकास, है ना, वहां पे हम पूरा जानते हैं कि आखिर में पृथ्वी कैसे बना, है ना। उसके बाद जो पृथ्वी पर पहला कोशिका कैसे बना, तो ये बहुत लंबा कहानी है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग क्लास 12th में अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आप बायोलॉजी में उस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो आपको ढंग से पता चलेगा कि आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर पहला कोशिका कैसे बना, उसके बारे में वहां पे लिखा गया है कि नहीं बात। और जब इतना हम लोग जानेंगे तब हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण तो समझ रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जो दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण से हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ना। तो आखिर में हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा क्या रहेगा, पढ़ने का पूरा ऑर्डर, ठीक है जी। तो हम बात करने वाले हैं आज, बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर पे, जैव प्रक्रम पे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो आप लोग अगर चैप्टर का नाम लिखना चाहें तो आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे और अपना पहला चैप्टर हेडिंग डालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला अध्याय, अध्याय 1। जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, है ना, यह जैव प्रक्रम। आराम समझिएगा। हम ये अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको सजीव और निर्जीव के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। हालांकि हम पिछले वीडियो में, है ना, उसके बारे में बताया थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आप सजीवों के लक्षण को लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है ना। इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड सीटिंग का शिफ्ट में देखिएगा, वहां पे पूछा गया है कि सजीव के लक्षण को लिखना है आपको। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए हम उसको टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। देखिए मेरा मकसद ये है कि हम जब आप लोग को पढ़ाएं तो पढ़ने के बाद, मतलब यहाँ से पढ़ लेने के बाद आपको, जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। मेरा प्रयास ये रहेगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे, एक भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है, हम छोटा से छोटा बात को कवर करेंगे, ताकि अगर आप यहाँ से मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं, साथ में मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी समस्या ना हो, ठीक है जी। तो हम वहीं से शुरू करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, सजीवों और निर्जीवों का निर्धारण। सबसे पहला टॉपिक वही रहने वाला है। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, सजीवों एवं निर्जीवों का निर्धारण। ठीक है। तो सजीवों और निर्जीवों का अगर निर्धारण करने वाले हैं हम,
है ना। मतलब हमको ये पता करना है कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी चीज सजीव है या कोई भी चीज निर्जीव है, हमको कैसे पता चलेगा, है ना। एनसीईआरटी अब किताब उठाएंगे, अगर एनसीईआरटी किताब अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अगर उसको बुक उठाएंगे तो वहां पर भी क्या है, सबसे पहला टॉपिक यही कवर किया गया है। आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज सजीव है या निर्जीव, कैसे पता करेंगे आप, है कि नहीं बात। तो इसके लिए मतलब सजीवों और निर्जीवों के निर्धारण के लिए दो मापदंड लाया गया है ना। उन दोनों मापदंड को ध्यान से देखिएगा, क्या सुनिएगा। तो सजीवों और निर्जीवों के निर्धारण के लिए दो मापदंड है बेसिकली, एक है सामान्य मापदंड और दूसरा है वैज्ञानिक मापदंड। अब दोनों को ढंग से समझते हैं अपन, है ना। क्या है मतलब सजीवों का निर्धारण करने के लिए, देखिए अगर हम सजीवों का निर्धारण करने के लिए सीख गए, अगर हमको पता चल गया कि कोई चीज सजीव कैसे है, हमको कैसे पता करें, हमको अगर ये पता चल जाए कि हम ये फलाना फलाना क्वालिटी रहेगा तो इस चीज सजीव है, तो अगर हमको सजीव के बारे में पता चलेगा तो जो जिस चीज में वो चीज नहीं पाया जाएगा हम सिंपल बोल देंगे वो निर्जीव है कि नहीं बात। अगर हमको सजीवों के बारे में पता चल जाए तो फिर निर्जीवों के बारे में पता करने में कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं बात। तो सबसे पहले देखिए सजीवों का निर्धारण करने के लिए दो मापदंड लाया गया, है ना। मतलब सजीवों के निर्धारण के लिए सजीवों के निर्धारण के लिए दो मापदंड है ना हैं, ठीक है। क्या है मापदंड, सुनिएगा। सबसे पहला जो मापदंड है, पहला वो है सामान्य मापदंड। पहला क्या है, सामान्य मापदंड। पहला सामान्य मापदंड और जो दूसरा है वो है वैज्ञानिक मापदंड। पहला सामान्य मापदंड और दूसरा है वैज्ञानिक मापदंड। तो सबसे पहले हम सामान्य मापदंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सामान्य मापदंड का। समान मापदंड के अंतर्गत अगर बात करें तो समान मापदंड के अंतर्गत आता है कौन गतियां, मतलब क्या बोल सकते हैं, दृश्य गतियां आता है इसके अंदर। मतलब समान मापदंड के अंतर्गत आता है दृश्य गतियां। क्या आता है, दृश्य गतियां। मतलब क्या होता है दृश्य गतियां, समझिएगा। समान मापदंड के अंतर्गत किसको लिया गया है, समान मापदंड के अंतर्गत लिया गया है किसको, समान मापदंड के अंतर्गत आता है दृश्य गतियां। मतलब क्या, दृश्य गतियां मतलब जो हमको दिखाई देती हैं, जो गति हमको दिखाई देती है उसको बोलते हैं दृश्य गति। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। तो सामान्य मापदंड के अंतर्गत वैसी मतलब क्या लिया गया है, दृश्य गतियां को लिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई चीज में अगर मान लीजिए कोई अगर आपके पास कोई चीज दिया गया और उस चीज में आपको अगर कुछ गति दिखाई दे रहा है, कैसे भी कोई गति दिखाई दे रहा है आपको, उसका कुछ अंग का गति दिखाई दे रहा है या उस चीज में अगर मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सजीव है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि फिर से सुनिए, समान मापदंड के अंतर्गत लिया गया दृश्य गतियां को। दृश्य गतियां क्या होती है कि वैसी गतियां जो हमें दिखाई देती हैं, वैसी गतियां जो हमें दिखाई देती हैं उसे कौन गति बोलते हैं, दृश्य गति। यहाँ पे लिखी देते हैं हम नीचे, दृश्य समान मापदंड के अंतर्गत जो आता है वो आता है दृश्य गति। दृश्य गतियां, दृश्य गतियां किसको बोलते हैं, तो वैसी गतियां जो हमें दिखाई देती हैं,
वैसी गतियां जो हमें दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, वैसी गतियां जो हमें दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलें तो सबसे पहला दौड़ना। अगर कोई चीज दौड़ रहा है तो दौड़ना तो हमको दिखाई देगा, है कि नहीं बात। जैसे दौड़ना है ना, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, चलना, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, लिखना। अगर हम लिख रहे हैं तो ये भी गति हो रहा है जी, मोमेंट हो रहा है। या फिर चौथा अगर बोल रहे भैंस, देखिए भैंस देखे आप लोग, हाँ, जुगाली करता है, वो ऐसे खाते रहता है, नहीं खाता है, जुगाली करता नहीं करता है। तो और जुगाली करना भी हो सकता है जिस गति में, भैंस का जुगाली करना वो भी एक गति है, मोमेंट है ना। भैंस का या गाय का, गाय या भैंस का जुगाली करना, ये भी दृश्य गतियां में आता है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा क्या होगा, बहुत सारा चीजें हो सकता है। तो दौड़ना, चलना, लिखना, गाय या भैंस का जुगाली करना, है कि नहीं बात। तो ये सब जो चीजें हैं, है ना, ये सब कौन गतियां हैं, दृश्य गतियां। क्योंकि ये जितना भी मूवमेंट है, देखिए गति के मतलब कोई चीज दौड़ रहा है, इसका मतलब वही खाली गति नहीं है। गति का मतलब मेन रूप से यहाँ बात कर रहे हैं, मूवमेंट का बात हो रहा है। चाहे किसी के चीज के अंदर मूवमेंट है और वो चीज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको सजीव बोल दीजिए। समान मापदंड के अंतर्गत यही बताया गया। समान मापदंड में लिया गया, सजीवों का निदान करने के लिए दो मापदंड था, एक सामान्य मापदंड, एक वैज्ञानिक मापदंड। लेकिन समान मापदंड में लिया गया दृश्य गतियां को। दृश्य गतियां मतलब जो गति आपको दिखाई देवे। अगर मान लीजिए मतलब दृश्य गतियां मतलब गति का मतलब यहाँ मूवमेंट है, ठीक है ना। अगर मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है ना तो ये भी एक मूवमेंट है कि नहीं बात। तो आप मतलब समान मापदंड के अंदर जो दृश्य गतियां लिया गया, मतलब इसके अंतर्गत सिंपल बात ये बोला गया कि अगर किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है, किसी चीज में गति हो रहा है, कैसा भी गति रहे, है ना, अगर उस चीज में गति हो रहा है तो आप सिंपल उसको क्या बोल दीजिए, सजीव बोल दीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी चीज में अगर आपको मूवमेंट दिखाई देवे तो समान मापदंड के अंतर्गत वो क्या है, सजीव है। लेकिन ये मापदंड सही नहीं था बाबू। क्यों सही नहीं था? क्योंकि अगर आप देखें, जैसे पेड़ पौधा के बारे में देखा जाता है, तो पेड़ पौधा क्या है, क्या पेड़ पौधा में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? क्या पेड़ पौधा दौड़ रहा है क्या? नहीं जी। पेड़ पौधा चल रहा है क्या? नहीं। क्या पेड़ पौधा जुगाली कर रहा है क्या? नहीं जी, नहीं कर रहा है। वो अपने जगह पे चुपचाप स्थिर है। तो अगर वो अपने जगह पे चुपचाप स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सजीव नहीं है फिर। क्योंकि समान मापदंड के अंतर्गत दृश्य गतियों के आधार पर सजीवों का निदान किया जाता है कि जिस जीव में, है ना, कुछ गति हो, है ना, कुछ भी मूवमेंट हो और वो हमको अगर दिखाई देवे तो उसको अपन सजीव बोल देंगे। लेकिन ये मापदंड जो था 100% सत्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये भाई कोई सजीव का निर्धारण नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधा के बारे में भी बताएं आप लोगों को कि पेड़ पौधा अपने जगह पर स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो निर्जीव है, वो भी सजीव है। आप लोग जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सजीव हैं। अगर गाड़ी का एग्जाम्पल लें तो गाड़ी में तो मूवमेंट होता है, गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी जो है गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि गाड़ी सजीव हो गया, है कि नहीं बात। गाड़ी तो निर्जीव है जी। तो जो सामान्य मापदंड था, सामान्य मापदंड से कोई भी जीव का, कोई भी चीज के सजीव या निर्जीव होने का निर्धारण मतलब नहीं किया जा सकता था 100%, है कि नहीं बात। इसलिए जो सामान्य मापदंड था, इसको उतना मतलब मान्यता नहीं दिया गया, इसको उतना वैल्यू नहीं दिया गया। और जब सामान्य मापदंड के आधार पर हम सजीवों का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तब हमको जरूरत पड़ता है वैज्ञानिक मापदंड का।
क्योंकि देखिए पहले जो सामान्य मापदंड बनाने वाले वैज्ञानिक थे, मतलब जो लोग थे वो ऐसे, मतलब जो लोग थे वो बोल दिए कि ऐसा ऐसा कोई चीज में है तो उसको सजीव बोल दो। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा बुद्धिजीवी होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा मतलब क्या होता है, ज्यादा दिमाग होता है। तो कहे कि नहीं भाई, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर किसी चीज में मूवमेंट नहीं दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्जीव है। जैसे पेड़ पौधा के बारे में देख लें, है कि नहीं बात। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा वैज्ञानिकों ने अपना एक मापदंड बनाया और उस मापदंड के आधार पर उन्होंने सजीवों और निर्जीवों का निर्धारण किया। तो जो वैज्ञानिक मापदंड था वो क्या था, देखिए वैज्ञानिक मापदंड। तो दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वैज्ञानिक मापदंड का, वैज्ञानिक मापदंड का। तो वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत, है ना, वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत अगर सजीवों और निर्जीवों का निर्धारण करने के लिए जो गति लिया गया उसको बोला गया अदृश्य गतियां, अदृश्य गतियां। या फिर इसको बोलते हैं आणविक गतियां। तो इसको अदृश्य गतियां या फिर आणविक गतियां क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी गति है, मतलब अदृश्य गति किसको बोलते हैं, वैसी गति जो हमको दिखाई ना देता है, या फिर वैसी गतियां जो आणविक स्तर पर, अणु के स्तर पर क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब हमको देख, अणु के स्तर पर अगर होगा कोई गति, आणविक स्तर पर होगा तो हमको कुछ दिखने वाला नहीं, क्योंकि अणु बहुत छोटा है कि नहीं बात। मतलब सिंपल वे में अगर बात करें तो वैसी गतियां जो हमें दिखाई नहीं देती है उसको क्या बोलेंगे, आणविक गतियां। सही है, मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब वैसी गतियां जो आणविक स्तर पर होती हैं, आणविक स्तर पर होती है, और हमें दिखाई नहीं देती, है ना, उसे क्या बोलते हैं, वैसी गतियां जो आणविक स्तर पर होती है और हमें दिखाई नहीं देती, है ना, नहीं देती, उसे क्या बोलेंगे, उसे अदृश्य गतियां या आणविक गतियां कहा जाता है। या फिर आणविक गतियां कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमको दिखाई ना देवे उसको अदृश्य गतियां बोलेंगे। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर इसमें, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे पहला क्या हो सकता है, जैसे अगर बात करें पोषण, पोषण का मतलब क्या है, पोषण का मतलब है कि आप भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद, है ना, उस भोजन में से क्या हुआ, उस भोजन में जो आवश्यक चीजें था उस शरीर खुद ले लेगा और बाकी वेस्ट मटेरियल को शरीर खुद छोड़ देगा, है ना। और बाकी जो चीज भोजन से लिया गया है, जो आवश्यक चीजें था, फिर उसका उपयोग शरीर करेगा, क्या चीज में, ऊर्जा बनाने में उपयोग करेगा, और वही ऊर्जा के द्वारा हम चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, है कि नहीं बात। तो ये जो क्रिया है कहलाता है पोषण। तो क्या इस क्रिया आपको दिखाई देता है क्या, हमारे शरीर के अंदर भोजन गया, भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें से शरीर क्या ले रहा है, क्या छोड़ रहा है ना, और उसको उससे ऊर्जा कैसे बन रहा है, क्या ये क्रिया हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आणविक स्तर पर होता है और ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कौन क्रिया है, अदृश्य क्रिया है। और जो आपको हम बता दें कि जो क्रिया है, जो पोषण है, जो गति है, ये केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में पोषण नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद दूसरा अगर बात करें हम, इसके अंतर्गत दूसरा आता है वो श्वसन।
ये भी क्या है, आणविक स्तर पर होता है। ये भी क्या होता है, ये भी आणविक स्तर पर होता है। क्योंकि देखिए श्वसन की क्रिया अगर हम कर रहे हैं, यहां से अगर ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो इतना ही श्वसन तो नहीं है। ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर जा करके ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन कैसे अंदर गया, कैसे पहुंचा, है कि नहीं बात। ऑक्सीजन ग्रहण किए ना हम, तो ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाएगा, कैसे जाएगा, फिर वहां पे ऊर्जा कैसे बनेगा। क्या ये सब हमको चीजें दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है जी, ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए क्या है, अदृश्य गतियां हैं, आणविक स्तर पर होता है कि नहीं बात। लेकिन ये जो गति है ना, केवल सजीवों में होता है। जो श्वसन है केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो ये अदृश्य गति है। उसके अलावा पाचन, पाचन, हमें पाचन हो रहा है। मतलब पाचन का मतलब क्या है कि जो आप खाना खाएं उसको, उसमें जो उसका जो अणु था उस अणु को तोड़ दे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन है। मतलब भोजन के जो अणु है, भोजन के अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही पोषण है। क्योंकि हम एक रोटी का अगर टुकड़ा खा लिए तो रोटी का टुकड़ा खाली रोटी अंदर नहीं बच जाता है, वो रोटी टूट जाता है बहुत छोटा छोटा में, बहुत छोटा में। तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, वो गति चल रहा है। पाचन वाला जो गति है वो चल रहा है, भोजन का अणु टूट रहा है, इधर उधर हो रहा है। क्या वो हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं जी, अदृश्य गति। और ये केवल केवल कहाँ होता है, सजीवों में होता है। क्या पाचन निर्जीव में भी होता है क्या, निर्जीव खाना खाते हैं, जैसे मारकर, मारकर निर्जीव है, क्या मारकर खाना खाता है क्या, नहीं जी, इसके अंदर पाचन होता है, नहीं होता है, ऑब्वियस नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये केवल क्या होता है, सजीवों में होता है, और ये हमको दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन, ये भी अदृश्य गति है। क्योंकि हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद क्या हुआ, पच गया भोजन, भोजन पचने के बाद वेस्ट मटेरियल बचेगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, निकालता है ना, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो क्या उसको हम देख रहे हैं कैसे बाहर निकल रहा है, शरीर के अंदर कैसे बाहर आ रहा है। हाँ, खाली इतना देखते हैं, उसको बाहर निकलते हम देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर कैसे वो गति किया उसके बारे में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये भी जो गति है अदृश्य है, ये भी हमको दिखाई नहीं देता है कि नहीं बात। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि नहीं बात। तो ये भी केवल सजीवों में होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे संवेदना, संवेदना ये भी केवल किसमें होता है, सजीवों में होता है। संवेदना का मतलब यहां अगर कोई हमको टच किया ना, हमको तुरंत एहसास होगा कि कोई टच किया, है कि नहीं बात। अगर हमको कोई चुट्टी काट ले, इधर चिट्टी काट ले, तो हमको तुरंत एहसास होगा कि हमको कोई चिट्टी काटा है। या फिर हमारा कोई गर्म चीज पर हाथ चल जाए तो तुरंत हमको एहसास होगा कि गर्म चीज पे हाथ चल गया है। हमारे शरीर के अंदर गति हुआ, हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन यहां से माइंड तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं जी, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी आणविक स्तर पर गति हो रहा है कि नहीं बात। ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये केवल सजीवों के अंतर्गत होता है, सजीवों के अंदर ही होता है। क्या मार्कर के अंदर संवेदना है क्या, क्या हम इसको टच करें तो मार्कर को एहसास हो रहा है क्या हमको टच कर रहा है कोई, नहीं, निर्जीव है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्योंकि ये सब जितना भी गतियां, चाहे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवेदना, और भी चीजें हैं, लेकिन मेन रूप से ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों क्या है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब क्या है, आणविक स्तर पर संपन्न होता है। ये सब जो गतियां हैं, इस सब में, पोषण में भी कुछ ना कुछ गति होता है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सब में कुछ ना कुछ गति होता है, लेकिन वो सब आणविक स्तर पर होता है। और आणविक स्तर पर होता है तो हमको दिखाई नहीं देता है। और ये केवल खास बात है कि सब जो जितना भी गति है ये केवल सजीवों के अंतर्गत होता है, सजीवों के अंदर होता है, निर्जीवों के अंदर नहीं होता है। तो अगर कोई चीज में ये चीज हो रहा है, इन सब चीज हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो सजीव है। और अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर उस सब में इस चीज नहीं हो रहा है तो मान लेंगे वो क्या है, निर्जीव है। सिंपल बात। तो सजीव और निर्जीव का निर्धारण करने के लिए सबसे परफेक्ट मेथड कौन है, वैज्ञानिक मापदंड। और वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत किसको रखा गया,
इसको रखा गया अदृश्य गतियां फिर या फिर आणविक गतियां को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये जो है ना, ये सब जो गतियां हैं, पोषण का, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब केवल किसमें होता है? सजीवों में। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे अब कि बताइए सजीवों का निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड को अपनाएंगे, अगर क्वेश्चन बन जाए कि आप सजीवों का निर्धारण करने के लिए किस मापदंड को अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे, तो लिख देंगे सजीवों का निर्धारण करने के लिए हम किसको अपनाएंगे? वैज्ञानिक मापदंड को अपनाएंगे, है ना। क्योंकि सामान्य मापदंड के अनुसार, समान मापदंड के अनुसार हम कोई भी चीज के 100%, कोई भी चीज को 100% ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो सजीव है कि निर्जीव है कि नहीं बात। लेकिन वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर हम 100%, 100% ही बता सकते हैं। वैज्ञानिक मापदंड से के आधार पर हमें मतलब 100% आपको बता सकते हैं कि कोई चीज सजीव है या फिर निर्जीव है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज बनता है कि सजीवों के लक्षण को लिखें। सजीवों का लक्षण क्या क्या है? सजीवों का लक्षण क्वेश्चन बनता है, सजीवों का लक्षण क्या क्या लक्षण पाया जाता है सजीवों में, बताइए। तो ये तो पूछने वाली बात है, अभी बता दिए कि सजीवों के अंतर्गत अंदर क्या लक्षण पाया जाएगा, बताइए। आप सजीव हैं, आपके अंदर क्या क्या लक्षण है? सबसे पहला, आप भोजन करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं ना जी, है कि नहीं बात। जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी सजीव मौजूद हैं, सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और भोजन ग्रहण करने का मतलब है पोषण। भोजन ग्रहण करने का मतलब क्या है? पोषण। तो जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? तो जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? पोषण होता है। तो सबसे पहला सजीवों का लक्षण क्या है? पोषण है। पोषण की क्रिया केवल सजीवों में होता है। उसके बाद श्वसन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। श्वसन भी केवल किसमें होता है? सजीवों में होता है। तो सजीवों का एक लक्षण हो गया श्वसन भी। और क्या हो सकता है? तो सजीवों का एक लक्षण है बुआ कुछ वहन भी। वहन मतलब वहन, या इसको परिवहन भी बोलते हैं, वहन या फिर परिवहन। कहेगी सर ये क्या है? अरे भाई, हमारे शरीर के अंदर हम बताएं रक्त इधर उधर गति कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। मतलब जो दिल है हमारा, जो दिल है उस रक्त को लगातार पंप कर रहा है ना। तो लगातार जब पंप कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? इधर से उधर रक्त चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का फ्लो हो रहा है कि नहीं बात। रक्त का फ्लो लगातार हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परिवहन या परिसंचरण इसको बोलते हैं, है ना। तो आप इसमें मतलब कुछ अदृश्य गतियां में परिवहन को भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है। एक इसमें परिवहन को रख लीजिए, परिवहन, या इसको वहन बोलते हैं, तो इसको भी आप रख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये अदृश्य गतियां है कि नहीं बात। छठा में रख लीजिए इसको, क्या दिक्कत है इसको, 6 नंबर में, है ना। तो पहला पोषण होगा जो सजीव होगा। उसके बाद श्वसन की क्रिया भी सजीवों में होगी, ये सब लक्षण है सजीवों का। फिर वहन या परिवहन भी सजीवों में होगा। इसके अलावा सजीवों में और क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। उसके बाद सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होगी, बिल्कुल सही, उत्सर्जन होगा सजीवों में। मतलब अगर कोई पूछेगा सजीवों का लक्षण बताए तो हम सिंपल बताएं, सजीवों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहला पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन। इसके अलावा और क्या पाई जाती है? पाचन, है कि नहीं बात। सजीवों में पाचन होता है, बिल्कुल सही जी। उसके अलावा सजीवों में संवेदनाएं होती है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होती है सजीवों में? सजीव अपने समान नए जीव को पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सजीव अपने समान नए जीव को पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी। मतलब सजीवों में जनन की भी होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो लक्षण है, ये सब जो चीजें हैं, केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। क्या कोई निर्जीव अपने समान नए जीव को पैदा कर देगा क्या? जैसे मार्कर से बोले कि मार्कर, एक मार्कर से 2 मार्कर कर दो, पैदा कर दो एक और मार्कर, हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो हमको मार्कर लेने की जरूरत ही नहीं था है कि नहीं बात। लेकिन ऐसा नहीं है जी, है ना। निर्जीव वो अपने समान नए जीव को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो लक्षण है, केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग मेन रूप से क्या पढ़े? आज के क्लास में हम लोग पढ़े चैप्टर के इंट्रोडक्शन जाने, सब चैप्टर के बारे में जाने, हल्का हल्का जानकारी लिए। उसके अलावा हम सजीव और निर्जीव का निर्धारण किए, ठीक है ना। कल से हमारा ये चैप्टर पूरा ढंग से शुरू होगा। कल से हम शुरू करेंगे कि आखिर में जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर अभी भी कोई चीज में डाउट रहा हो, कोई भी चीज में हल्का भी समस्या रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका भी मदद हो। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।